बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का कुछ अंश पढ़ा दिया है और जहाँ तक वो साउथ पोल के बाहर पहुँचती हैं वहाँ तक की चीज़ें मैंने पढ़ा दी है और उसके आगे के हिस्से को मैं पढ़ाने चल रही हूँ। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैं शुरू करती हूँ। बेस कैंप पहुंचने के से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। ये मैंने आपको समझाया था कि जलवायु अनुकूल न होने यानी जलवायु के विपरीत अत्यधिक ठंड और अत्यधिक वातावरण के निम्नोत होने के कारण वहाँ के वातावरण में सामंजस्य न बिठाने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से आशाजनक स्थिति में हम नहीं चल रहे थे, यानी बचेंद्री पाल को ये लगा कि जितने उत्साह से वो बढ़ी थी उतना उत्साह उनके भीतर अब नहीं था, वो डर रही थी। एवरेस्ट को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन दूरी से। उन्हें बहुत बार एवरेस्ट को देखने का जो अवसर मिला, 2 बार पहले इससे देख चुकी थी, लेकिन दूर से उन्होंने उसका दर्शन किया था और संभवतः इसी कारण उनके मन में ये मोह बैठ गया था कि एवरेस्ट की शिखर पर उन्हें कभी न कभी तो पहुंचना है। इसकी अन्य श्रेणियों को देखा, मैं भौचक्की रह होकर खड़ी हो गई। एवरेस्ट लोत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। और हुआ क्या कि उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को जब देखा तो वहाँ पर वो लोत्से और नोत्से की ऊंची घिरी पहाड़ियों को देखकर, बर्फीली यानी ग्लेशियर की नदियों को देखकर उसे एकटक ऐसे निहारती रही कि जैसे कोई अनोखी चीज़ देखने को मिली हो। वास्तव में मैं अलग अलग जगहों पे रहने वाले हम सब लोग जब पहाड़ों पर जाते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते हैं तो उसका सौंदर्य हमारी नज़र में अनुपम होता है, जिसकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। हिमपात अपने आप से एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या है? बर्फ की वर्षा अव्यवस्थित ढंग से जो बर्फ गिरती है, तापमान के निम्न होने के कारण जो वाष्प समुद्र तल से उठ करके आकाश की ओर जाती है, वो तापमान के निम्नवत होने के कारण पानी न रह के वो जम जाती है और जमने के बाद उसका भार जब बढ़ जाता है तो बर्फ बन करके वो गिर जाती है। तो तत्काल हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। अब ग्लेशियर जब बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें जो हैं जब गिरती हैं तो उससे क्या होता है कि तापमान में, तब ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। तापमान अगर बर्फ के पहाड़ी और चट्टानें टूट करके नीचे की ओर गिरने लगती है तो पूरे बर्फ के नीचे का जो तापमान होता है उसमें बर्फ में हलचल होती है और फिर उसके बाद ग्लेशियर खंड टूट टूट के गिरने लगते हैं। बड़ी बड़ी बर्फ की जो चट्टानें होती हैं वो तत्काल गिर जाती हैं, सीधे सीधे पहाड़ गिर जाते हैं। अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है और ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी जगह पर चट्टानें धसक कर नीचे की ओर चली जाती हैं और कभी ऐसा लगता है कि हर तरह से बर्फ की नदी है, पांव पड़ाने के अंदर जमीन में धंस जाएंगे। तो ये सब स्थिति होती है और सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब चूंकि बचेंद्री पाल को ये सारी चीज़ों से अवगत तो कराया गया था और सभी को कराया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी पहाड़ों की चट्टानों के गिरने से और ग्लेशियर के खंडों के बहने से कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की सतह जो होती है बिल्कुल खाली हो जाती है और ऐसे खाली होने के कारण जब कभी हम उस पर पाँव रखेंगे तो वो पूरा का पूरा अंदर धसक जाएगा गहरी खाई के रूप में और ऐसे में दुर्घटनाएं कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी हो जाया करती हैं। लेकिन
बचेंद्री पाल जिसका पहला अभियान था, उन्हें इन सब चीज़ों की जो जानकारी थी वो नहीं थी, लेकिन दी गई थी। लेकिन उनके लिए डराने के लिए इतना काफ़ी था जानना, वो थोड़ा घबरा सी गई। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अब उनके जो रास्ते बनाए गए थे, उन रास्तों पर उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि ये रास्ते हिमपात वाले रास्ते हैं, मतलब इस पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है, तो इन दुर्घटनाओं का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये दुर्घटनाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं और स्वाभाविक होने के कारण उनमें स्थिति बिगड़ भी सकती है, लेकिन इससे मन मजबूत करके कड़ा होकर जो है व्यक्ति को चलना पड़ेगा। ये चीज जो थी उनके मन में आ गई थी। और अब दूसरे दिन जब उन्होंने अधिकांश सामान को हम हिमपात के, वो कहती हैं कि जब अधिकांश सामान उन्होंने हिमपात के आधे रास्ते तक पहुंचवा दिया था, और पहुंचवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर मीनू मेहता इनके अभियान दल में थी, जिन्होंने पहाड़ों पर, वास्तव में पहाड़ों पर पहुंच करके सही जानकारी देने के लिए उन्होंने उन पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता जो था उन्हें बताया था। कैसे बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से कैसे अस्थायी पुल बनते हैं, लट्ठों और रस्सियों के सहारे बर्फ पर कैसे आड़ी तिरछी दीवार बना करके उन रस्सियों के सहारे उसे बांधा जाता है, कैसे उस पर हम अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के जो उसको कहते हैं कार्यों की पूरी जानकारी दी कि कैसे हम उस पर बांधेंगे, कैसे उस पर पाँव रखेंगे, पहाड़ों पर चलने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किन आधार पर हम पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, सारी कुछ चीज़ों की जानकारी उन्हें दी गई। और हमारे अग्रिम दल के सारे लोग इस विस्तृत जानकारी को से अवगत करा देते हैं। अब तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब तीसरा दिन था जो उसमें था कि कैंप 1 यानी बेस कैंप के बाद कैंप 1 बना, जो वहाँ तक सामान ढोकर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने निश्चित कर लिया था कि हम वहाँ सामान रख करके हम चढ़ाई करेंगे। और कौन कौन उनके साथ था? रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। मतलब एक अभियान दल में कई लोग होते हैं और सब चढ़ते हैं, लेकिन सबके चलने की चाल एक नहीं होती, तो कोई 10 कदम पीछे, कोई आधा किलोमीटर आगे, तो सब एक एक करके चढ़ते रहते हैं। तो रीता, गोबू और बचेंद्री पाल एक साथ चढ़ रही थी। हमारे पास वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप में दे रहे थे, और वॉकी टॉकी साथ में रहता था, जिसको कि बेस कैंप से जुड़े रखते थे। बेस कैंप में रहने वाले उनके रक्षक दल जो होते थे, उनसे वो कुछ कुछ देर पर बात करते रहते थे और किसी भी परेशानी के आने पर वहाँ सूचना देते थे। और उस सूचना का फायदा ये होता था कि उन्हें बेस कैंप में सुरक्षित या तो वापस लाया जाता था या उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाते थे, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। और कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने अपने पहुंचने की सूचना दी। कर्नल खुल्लर बेस कैंप में रहकर सारी जानकारी लेते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला कि वो हर कदम की जानकारी देते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो अपने पहुंचने की जानकारी वो जैसे ही देती हैं कि वो पहुंच गई हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं ही थी। उन्होंने कहा कि हम 2 लोग थे, जो रीता, गोबू और बचेंद्री पाल। कैंप 1 में पहुंचने वाली ये 2 महिलाएं जो थी वो सबसे पहले पहुंची थी। जब कर्नल खुल्लर ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अंगदो जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। अब साउथ कोल जो स्थान था, वहां पर इनके अभियान दल के जो बाकी लोग थे, अंगदोर जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा, ये वहां पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 29 अप्रैल को
7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। 7,900 मीटर पर उनका कैंप 4 लगा। कैंप 4 बना उनका 7,900 मीटर की ऊंचाई पर। और उसकी जो तारीख थी वो थी 29 अप्रैल 29 अप्रैल को की ऊंचाई पर। तो अब ये उनके लिए बेस कैंप के बाद कैंप 1, 2, 3 और 4 बना। कैंप 4 लगाया। संतोषजनक प्रगति थी, इसलिए कि जितना एक दिन में चढ़ना चाहिए था बचेंद्री पाल उससे ज्यादा चढ़ रही थी, और इसलिए उन्होंने अपने इस अभियान को कम समय में पूरा कर लिया। यद्यपि खतरों का सामना उन्होंने भी कम नहीं किया था, बहुत खतरों का सामना किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो हिम्मत थी उन्होंने उस जज्बे को बनाए रखा और अंततः वो वहां पहुंच जाती हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग ने अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। अब उन्होंने, देखिए कहते हैं ना, हिम्मत अगर हारने लगो तो बातों के उत्साह से भी कभी कभी हिम्मत बन जाती है। तो उन्होंने याद किया कि जब अप्रैल में वो बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। तब उन्होंने अपने दिल की बात उनसे बताई थी। तो उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए, क्योंकि अभियान पर चढ़ाई चढ़ने पर लोगों के अंदर उत्साह बना रहे, इसके लिए उनसे बराबर बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि रास्ते की परेशानियां और दुर्घटनाओं को सोचकर अगर वो उनके अंदर कोई डर हो तो उसका पता लगाया जा सके और उसका निवारण किया जा सके। जब मेरी बारी, अब वो जब कैंप में आए अपनी पुत्री के साथ, तो उन्होंने सभी से बातचीत की, सबके मन का हाल पूछा। तो बचेंद्री पाल की भी बारी आई, और बचेंद्री पाल की जब बारी आई तो उन्होंने भी अपना परिचय दिया। मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, नहीं हूँ, मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, और मैं ऐसी स्थिति में चढ़ने की हिम्मत रख करके आती हूँ। एवरेस्ट का जो ये मेरा अभियान है, ये मेरा पहला अभियान है। सब कह के उन्होंने अपने अंदर का डर जो था वो तेंजिंग के सामने रख दिया। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तो उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, सबके लिए पहला अभियान है, मेरे लिए भी पहला अभियान है। तो ये कहकर उन्होंने हिम्मत दिलाई कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अभियान है और इसको पूरा करने के लिए भीतर हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, और तुम इस बात को बिल्कुल मत सोचो कि तुम नौसिखिया हो। उन्होंने बताया क्या उनसे कि उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, उनका उत्साह बढ़ाया, और समझाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। इतना कह देना ही संभवतः जो था वो उनके लिए उत्साह का कारण बन गया कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति कहे आपसे, आपका कोई काम ना हो रहा हो और ऐसी स्थिति में आकर आपसे वो कहे कि अरे तुम्हारे लिए तो ये काम बाएं हाथ का है, तो आपको उस समय क्या लगेगा कि हमारे अंदर भी हिम्मत है। सामने बैठे व्यक्ति ने उस हिम्मत को परखा होगा तभी कहा, और आपकी कमजोर पड़ती हिम्मत अचानक उठ जाएगी, अचानक उठ जाएगी, तो आपको लगेगा नहीं, हाँ हम वो काम कर सकते हैं। यही बात आई। तेंजिंग ने बचेंद्री पाल के अंदर
दबते और डर से जो उनका उत्साह कम हो रहा था उसको ये कहकर बढ़ा दिया कि तुम तो एकदम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्होंने कहा मैं नौसिखिया हूँ, मैं चढ़ नहीं सकती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है, मेरा पहला अभियान। तो उन्होंने कहा मेरा भी पहला है, तो तुम इस बात को क्यों सोचती हो? और कहा कि तुम्हारे अंदर तो मुझे वो उत्साह दिख रहा है कि तुम्हें तो पहली बार में शिखर यात्रा पर पहुंच जाना चाहिए था, यानी अपने लक्ष्य को पा लेना चाहिए। तो तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाओ। ये कहकर तेंजिंग ने उन्हें उत्साह दिया, उनके अंदर की हिम्मत बढ़ाई। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। अब 15-16 मई 1984 का वो दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। बर्फीली पहाड़ियों पर की ढलान पर एक सुंदर सा नायलॉन का रंगीन तंबू लगाया गया जिसे कैंप 3 नाम दिया गया था, और कैंप 4 तक जो था वो 7,900 मीटर की ऊंचाई पर बनाकर तैयार कर लिया गया था। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, तो 10 व्यक्तियों के साथ वो वहां पर उस नायलॉन के तंबू में थी। लोब्सांग ताशारिंग भी उन्हीं के तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। तो इस तरह से 15-16 मई 1984 की घटना वो बताती हैं कि उस घटना में क्या हुआ कि आधी रात के बाद अचानक उनके तंबू में जितने लोग सोए थे उस तंबू में के पर उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ी और भारी चीज लुढ़क कर आकर गिर पड़ी है, और वो तंबू से टकराती है। तंबू तहस नहस हो जाता है, और तहस नहस होकर के ऐसा लगा कि वो पहाड़ की कोई बहुत बड़ी चट्टान है, बर्फीली चट्टान है, और वो आकर उनके शरीर के ऊपर से लुढ़कती हुई निकल गई। वास्तव में हुआ भी ये था, आधी रात को ग्लेशियर हिमखंड जो रहता है वो खिसक जाता है, और खिसकने के बाद फिर वो ऊंचाई से गिरने के कारण इतने वेग से आता है कि तंबू में सोए हुए लोगों बचेंद्री पाल के सिर से टकराते हुए उनके ऊपर से होता हुआ निकल गया, और तंबू भी तहस नहस हो गया। अचानक उनकी नींद खुली तो उनको लगा कि वो कहीं किसी बर्फ के भीतर दबी पड़ी हैं। रात 12:30 बजे के आसपास का समय था, और तभी उन्हें महसूस हुआ कि ठंडी बहुत भारी सी चीज उनके ऊपर उन्हें कुचलती हुई निकल गई, और उन्हें सांस लेने में भी कुछ कठिनाई हो रही है। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूट करके नीचे गिरा था। लोत्से ग्लेशियर जो पहाड़ था, उस पहाड़ी स्थान की चोटी से एक बड़ा सा बर्फ का पिंड ऊंचाई से गिरता है और सीधे तंबू पर आता है। तंबू से लोगों को फाड़ करके लोगों के ऊपर टकराते हुए वो आगे निकल जाता है। यद्यपि अपने में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, परंतु उस दुर्घटना में सिर्फ लोग थोड़े बहुत घायल हुए थे, मृत्यु किसी की नहीं हुई। ये बहुत बड़ा संयोग था कि मृत्यु किसी की नहीं। तंबू तहस नहस हो गया, बर्फ की चट्टानों के बीच लोग दफन हो गए थे, दब गए थे, लेकिन हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हिम्मत रखता है उसकी ईश्वर भी मदद करते हैं। भीषण गर्जना हुई, उसका विशाल हिमपुंज बन गया। हिमपुंज मतलब वही जो मैंने आगे बताया, बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए और हवा में लहराते हुए नीचे की ओर आया। बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, पर आश्चर्य यह था
कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। चोट सबको लगी थी, मृत्यु किसी की नहीं हुई। अपने में ये कम आश्चर्य की चीज नहीं है। उतने बड़े ग्लेशियर हिमखंड को गिरने के बाद लोग मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आए, इसे संयोग कहते हैं। ऐसा कभी न सुना था न देखा था, फिर भी ईश्वर ने उनकी मदद की थी। अब लोब्सांग बड़ी सतर्कता से उठते हैं और उन्होंने अपने पास से स्विस छुरी को निकाला, तंबू को काटा, काट करके रास्ता बनाया और फिर रास्ता साफ किया। तुरंत ही अत्यंत तेजी से बचेंद्री पाल को बचाने के लिए वो जुट गए। किनारे किनारे से उन्होंने बर्फ को काटा और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मृत्यु सुनिश्चित थी, क्योंकि बर्फ की चट्टान में दबे रहने के लिए कम समय में यदि शरीर को बाहर ने तो तापमान शरीर का गिर जाएगा और फिर अंततः मृत्यु की संभावना बढ़ सकती थी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी रास्ता साफ किया और कोशिश में तेजी से बचेंद्री पाल को बचाने की कोशिश में वो लग गए। थोड़ी भी देर मतलब मृत्यु का सीधा वर्ण। बड़े बड़े हिमपिंडों को बड़ी मुश्किल से हटाते हुए, अब बड़ी बड़ी चट्टानों, बर्फ की चट्टानों को हटाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की। बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने के लिए वो जुट गए। जमे हुए बर्फ की खुदाई की और उस बर्फ में दफन हुए शरीर को, बचेंद्री पाल को, जो उनके चारों ओर बर्फ जम गई थी, उन्होंने काट कर बड़ी सावधानी पूर्वक उन्हें वहां से निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए और सुबह तक बेस कैंप में ये सूचना मिल चुकी थी कि ऐसी दुर्घटना वहां हुई है, लेकिन घायल सब हुए हैं, मृत्यु किसी की नहीं हुई। ये जानकर कर्नल खुल्लर और साथियों में ये खुशी थी कि हम अपने अभियान दल के साथियों को बचा सकते हैं। तो सब वहाँ से लोग सुबह होते होते ही उनकी मदद के लिए आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे और 16 मई को सुबह होते होते वो आकर कैंप 2 में पहुंचे। लेकिन एक दुर्घटना में शेरपा कुली की एक टांग टूट गई थी, उसकी हड्डी टूट गई थी और उसका अब ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था। तो ये निर्णय हुआ कि किसी भी तरह से उसको नीचे बेस कैंप में पहुंचाना है। अब वहां ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो लकड़ियों के लट्ठे से सब ने मिलकर रस्सियों से बांधकर स्ट्रेचर बनाया, जिस पे उसे लिटा करके वे उसे बेस कैंप तक पहुंचाने का जबरदस्त साहसिक कार्य किया। और इतनी ऊंचाई पे सुरक्षा कार्य भी अपने में एक जबरदस्त साहसिक कार्य है, तो बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने किया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा साहस का कार्य एक अपने में जबरदस्त साहसिक कार्य है। तो उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर तो मदद भी नहीं की जा सकती, फिर भी अभियान दल के सुरक्षा कर्मचारियों ने उनकी मदद की। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों और टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। 9 लोगों की हड्डियां टूटी थी उस समय, और ऐसी स्थिति में उन्हें सीधे बेस कैंप में पहुंचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वो किसी भी तरह से उन्हें रोक पाते। अब कर्नल खुल्लर ने जब ये देखा कि इतने लोगों दुर्घटनाग्रस्त हो गए, सिर्फ मृत्यु नहीं हुई थी, दुर्घटना कोई छोटी नहीं थी। कर्नल खुल्लर ने जब बचेंद्री पाल के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर उन्हें डर दिखाई पड़ा। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम भयभीत हो, कि तुम डर गई हो? तो उन्होंने छिपाया नहीं, उन्होंने कहा जी हाँ। तो फिर उन्होंने उनका मन लिया कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो, कि अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए वो भी इंतजाम कर दिया जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम वापस जाना चाहती हो, यहीं तक छोड़ दो अपने इस अभियान दल को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बिना हिचकिचाए
उत्तर दिया। बचेंद्री पाल ने कर्नल खुल्लर के प्रश्न का जवाब बिना हिचकिचाए कहा कि मैं डरी जरूर हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जिस लक्ष्य को लेकर इस अभियान दल में शामिल हुई हूँ, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। तो कर्नल खुल्लर ने जब बचेंद्री पाल के भीतर की हिम्मत देखी तो उन्हें ये लगा कि हाँ, किसी भी तरह से ये कार्य में सफल सिद्ध हो सकती हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की सब महत्वपूर्ण चढ़ाइयाँ शुरू की और पीछे क्या दुर्घटना हुई थी, इन दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज करके वो अपना आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही साउथ कोल कैंप पहुंचती हैं, उन्होंने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन की तैयारी का तात्पर्य था कि चढ़ने के समय उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, कितनी कुकिंग गैस की, बहुत अधिक सामान लेके भी नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन कितनी कुकिंग गैस होगी, चाय पानी की व्यवस्था कैसे होगी, सब चीज़ों की तैयारी अगर हम पहले से कर लेते हैं तो हमें आने वाली बाधाओं को कम झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने अगले दिन चढ़ने की सारी तैयारी कर ली। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, सब चीज़ों की व्यवस्था की। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तो जब 1:30 बजे बिस्सा जो उनके साथ अभियान दल में थे वो ऊपर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि बचेंद्री पाल चाय का पानी गर्म कर रही हैं। कि जय, मीनू अभी बहुत पीछे थे। कि जय और मीनू धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर की ओर आ रहे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उन्हीं के साथ चढ़ाई करनी थी। तो हर दिन ये जो चढ़ाई का नियम था, निश्चित था, तो अगले दिन की जय और मीनू के साथ ही बचेंद्री पाल को चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे तो और बचेंद्री पाल बहुत ही तेज गति से चलती थी और काफ़ी आगे निकल आई। उसका एक कारण था, लेकिन दूसरा कारण इनके धीरे चलने का था कि इन्होंने भारी बोझ उठा रखा था और उस बोझ उठाने और बिना ऑक्सीजन के चलने के कारण इनकी गति धीमी थी। तो वो धीरे धीरे चढ़ाई पार करते हुए चले आ रहे थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ था और बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ रहे थे। प्रायः बिना ऑक्सीजन के चढ़ने पर हमारे फेफड़ों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में पहाड़ी व्यक्ति होने के कारण तब भी वो वहाँ सामंजस्य बिठाकर वातावरण से वो सामान उठाकर उसमें चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस और गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया, यानी चीज़ों को लेने के लिए निश्चय किया और कि आगे रास्ते में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत लग सकती है। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हो गई। अब वो जैसे ही सब व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ रही थी, अचानक उनकी मुलाकात मीनू से हो गई। कि और जय अभी कुछ पीछे थे, तो थोड़ा आगे पीछे लोग चल रहे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला और वो अभी सारी व्यवस्था में, दूसरे दिन की व्यवस्था में लगी ही थी कि अचानक उनकी मुलाकात मीनू से होती है और फिर आगे बढ़ती हैं। तो जिनेवा स्पर की चोटी के नीचे उन्हें मिल जाता है जय। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी ली और उसे बड़ा अच्छा लगा कि बचेंद्री पाल उनके लिए चाय लेकर आई हैं। मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, उन्होंने मना किया कि बहुत आगे मत जाओ, मगर मुझे की से मिलना था। बचेंद्री पाल अभियान दल में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, सबकी चिंता करती थी और उन्हें लगता था कि जो पीछे हैं उनकी भी चिंता करनी चाहिए। तो उन्हें लगा कि नहीं, की से भी मुझे मिलना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे उतरने पर मैंने की को देखा तो उन्हें जय, मीनू और की चिंता थी। तो जैसे ही वो थोड़ा सा उतरी, उन्होंने देख लिया। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो इतना ऊपर चढ़ाई चढ़ के पुनः नीचे आकर जूस चाय सब ले करके वो उन्हें ढूंढती हुई वहाँ पहुँच गई। तो जब उसने देखा कि
बचेंद्री पाल उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच गई हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो हक्का बक्का होकर उन्हें देखता है कि एक महिला थी और उसके बाद भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो अपने साथियों की चिंता करते हुए वहां तक पहुंच गई। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? अंत में वो कह पड़ता है कि तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, एक बार चढ़ने के बाद तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ और शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ भी हूँ, तो मुझे सबकी चिंता करनी चाहिए। मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? अर्थात मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए, और अगर मेरे साथी पिछड़ गए तो मुझे उनका भी पता लगाना चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई। सामान लेके चढ़ रहा था, थक गया था। बचेंद्री ने उसे चाय पिलाई, जूस पिलाया, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। जो सामान लेकर वो चढ़ रहा था उस सामान को उसने उसे ले जाने नहीं दिया और कहा कि वो स्वयं लेके चढ़ेगा। तो यहाँ तक की बात मैंने भी समझा दी है आपको, और इसके आगे के लिए मैं अगले दिन बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।